अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच और मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। तेहरान पर इस वक्त पासदारान इनकलाब के जो फाइटर जेट्स हैं वो परवास कर रहे हैं और अमेरिका को वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि इस तरफ नहीं देखना है। और अमेरिका का भी यही दो टोक पैगाम है कि हम किसी सूरत ईरान की जो खित्ते में कशीदगी की ख्वाहिश है उसे पूरा नहीं होने देंगे। मामलात अब दोबारा यहाँ तक आ चुके हैं। कभी इसराइल और कभी अमेरिका दोनों मिलकर मशरक़ वस्ता में जंग की आग के शोले बुझने नहीं दे रहे हैं। चंद दिन पहले अमेरिकी सदर खुद इसराइल और ईरान को एक दूसरे पर हमला न करने की हिदायत कर रहे थे, लेकिन अब खुद वही काम शुरू कर दिया है। एक अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान की जानिब से मुजव्वज़ा मुआहदे पर जवाब में ताख़ीर से शदीद मायूस थे और इसी पस मंज़र में उन्होंने ईरान के खिलाफ नई फ़ौजी कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत बज़ाहिर अमरीकी अपाचे हेलीकॉप्टर की तबाही से हुई, जिसके बाद अमेरिका ने तेहरान समेत जनूबी शहर बंदर अब्बास पर भी हमले किया। जवाब में ईरान ने खित्ते में मौजूद 18 अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया, जिनमें बहरीन में कायम अमरीकी 5th फ्लीट और कुवैत के मुतअद्दिद फ़ौजी अड्डे शामिल हैं, जबकि ईरान ने आबना हुर्मुज़ भी बंद कर दी है। 2 जहाज़ों को निशाना बनाने की भी इत्तलात हैं। आबना हुर्मुज़ के बंद होने से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा भी हो गया, जबकि खुद अमेरिका की बात करें तो यहाँ महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है। जंग शुरू होने से पहले जो अफरात ज़र महंगाई की शरह 2.4% थी, वो अब 4.2% पर पहुँच गई है। जबकि महंगाई बढ़ने पर जब ट्रंप से इस बारे में सवाल हुआ तो उनका क्या था, ये ज़रा आप देख लीजिए, सुन लीजिए। ईरान पर हमलों के बारे में अमेरिका और इसराइल एक पेज पर आ गए हैं और मजीद हमलों का ऐलान किया गया है। इसराइल ने लेबनान पर भी हमले जारी रखने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिकी सदर को उनकी धमकियों का जवाब देते हुए कहा है कि ईरान किसी भी दबाव, धमकी या फौजी जारहियत के सामने नहीं झुकेगा और अपने कौमी मफादात का भरपूर दिफा करेगा। तो जो जंग का पहला दिन था, अब 100 दिन गुजरने के बाद भी वही दिन है। स्क्वायर वन पे हम वापस जा चुके हैं। एग्जैक्टली सूरत हाल क्या है, किस तरफ जा रही है, मामला दोबारा एक और सीज़ फायर का तकाजा कर रहे हैं और वो जो मुआहिदा होने जा रहा था कि जिसमें सब कुछ वंस फॉर ऑल सेटल होना था, वो अब भी बाकी है या वो कहीं पीछे रह गया, सबको डिस्कस करेंगे। हुमा बकाई साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। हुमा बकाई साहिबा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा डॉक्टर साहिबा, बुनियादी तौर पर ये जो इस वक्त सारी सूरत हाल है, ये हम वहीं वापस जा चुके हैं जहाँ पहले दिन थे। क्या अब ये एक न्यू नॉर्मल सेट हो रहा है कि आबना हुर्मुज़ इसी तरह बंद रहेगी, तेल की मंडियों में इसी तरह उतार चढ़ाव देखने में आएगा, या ये भी एक नया नॉर्मल है कि अब हम एक सीज़ फायर से दूसरे सीज़ फायर के बीच जीना सीख लेंगे, यानी हम वो मुकम्मल अमन अब एंजॉय नहीं कर सकेंगे? देखिए, जिस तौर सिचुएशन आगे बढ़ी है ये अनफॉर्चुनेट है। तकरीबन कोई मेरा ख्याल है इस वक्त 5 दफ़ा ये उम्मीद बनी है कि डील हो जाएगी और फिर जो स्पॉइलर है उसने जो कुछ किया उसकी वजह से डील होने पहले कोलैप्स कर गई। आखिरी दफ़ा जो ये एस्केलेशन ऑफ वायलेंस हुआ है या जो ये एस्केलेशन ऑफ समझिए फायर है और बढ़ा है कॉन्फ्लिक्ट का एम्बिट भी और थिएटर ऑफ वॉर भी, तो वहाँ शुरुआत तो इस बात से हुई ना कि लेबनान पर इज़राइल ने अपने हमले नहीं रोके, बावजूद इसके कि वो सीज़ फायर के एग्रीमेंट में थे, बावजूद इसके कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको रिस्ट्रेन किया था, बावजूद इसके कि उनकी एक तल्ख गुफ्तगू हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप की और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि ना सिर्फ ये कि एक उन्होंने हमलों में तेज़ी लाए लेबनान में भी और गज़ा में भी। जो नया नॉर्मल सेट हुआ है वो ये है कि क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जैसे इदारे कोलैप्स कर गए, क्योंकि कलेक्टिव सिक्योरिटी कोलैप्स कर गई है, तो आपने जो नया नॉर्मल मेरे हिसाब से देखा वो ये था कि एक सोवरन स्टेट पे एक और स्टेट ने हमला किया और थर्ड स्टेट ने उसका जवाब दिया और ईरान ने ओपनली आके अपनी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को ओन किया और उसने हुटीज़ के हवाले से भी धमकी दी। ये वो नई डायमेंशन है जो इस कॉन्फ्लिक्ट में आ गई है, क्योंकि अमन रखने वाले ग्लोबल इदारे कहीं नज़र ही नहीं आते दूर दूर तक। तो अब जो है रियासतें, उनके दरमियान ये फैसला हो रहा है कि जंग किस तौर रोकी जाएगी। तो ईरान अमेरिका से कहता है कि डील नहीं हो सकती क्योंकि इज़राइल लेबनान पे हमले बंद नहीं कर रहा और अब हम इसके जवाब में हमले करेंगे यकीनी तौर पे। अच्छा, और उसके बाद आपने देखा कि डे आफ्टर डे एक एस्केलेशन ऑफ वायलेंस हुआ। तल अवीव पे भी हमले हुए, बहरीन पे भी हुए, कुवैत पे भी हुए। अब की जो नई चीज़ एक और है वो ये कि यूएई पे हमले नहीं हुए,
क्योंकि कहीं ये खबरें भी आ रही हैं और ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ईरानी समझिए जो मीडिया है या उनसे मुंसलिक ऑफ मनी हुई है ईरान को अच्छा। अमेरिका की तरफ से, लेकिन ये कहीं भी कंफर्म नहीं है खबर। लेकिन ये ज़रूर हमने देखा कि जो हमले अब के किए उसमें कुवैत टारगेट हुआ और बहरीन टारगेट हुआ और तल अवीव टारगेट हुआ, लेकिन यूएई नहीं हुआ। इसी सारी सूरत हाल में यूएई पर हमले ना होना, बहरीन, कुवैत और फिर जाहिर है पूरा गल्फ जिस तरह से मुतासर रहा है ओवरऑल, ये जो हम बात करते हैं कि ट्रंप इज़ फ्रस्ट्रेटेड और फिर वो इंतज़ार भी नहीं कर सके एंड देन ही स्टार्टेड अटैकिंग ईरान अगेन। जीसीसी कंट्रीज़ भी तो उसी तरह से फ्रस्ट्रेट होंगी एंड देन फिर अगर उसमें ये देखा जाए कि अच्छा यूएई पे अटैक नहीं हो रहा, कुवैत बहरीन पे हो रहा है या ओमान की तरफ अटैक होगा, तो एग्जैक्टली यहाँ से जो प्रेशर बिल्डअप होगा क्या वो सस्टेन कर सकेंगे ट्रंप? और उनका प्रेशर डेफिनेटली यही होगा कि वो ईरान से मुतालिक बड़ी अपनी पुरानी पॉलिसी पर वापस जाना चाहेंगे। देखिए, ईरान तो समझिए ना कफन बांध के निकला हुआ है और ईरान हैज़ नथिंग टू लूज। इतना नुकसान हो गया, इस पूरे नुकसान में उसके हाथ में हुर्मुज़ लग गया और वो हुर्मुज़ को एज अ बारगेनिंग चिप इस्तेमाल करता है। और ना सिर्फ ये कि हुर्मुज़ को बारगेनिंग चिप इस्तेमाल करता है, बल्कि वो इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि जो और चोक पॉइंट्स हैं उनको भी जंग में एज अ बारगेनिंग चिप इस्तेमाल किया जा सकता है। उसका इशारा मंदुल अरब की तरफ था, पहले बिटवीन द लाइंस था, अब के जो एस्केलेशन हुई पिछले 3 दिन में उसमें वाज़े तौर पर किया गया है। दो वॉर फॉग है, अमेरिका कहता है खुली हुई है हुर्मुज़, ईरान कहता है कोई जंग हमारे से मर्जी के बगैर, कोई जहाज़ हमारी मर्जी के बगैर नहीं गुजर सकता। जो लोग तेहरान से रिपोर्ट कर रहे हैं वो कहते हैं हुर्मुज़ बंद है और हुर्मुज़ पर ईरान का ही कंट्रोल है। तो इस पूरी सूरत हाल में एक तो अमेरिका का स्टेटस बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है एज अ सुपर पावर ऑल्सो, और एक ऐसा मुल्क जो अपनी बात ना तो इजराइल से मनवा पा रहा है और ना ईरान से मनवा पा रहा है। ये एक इंतहाई ह्यूमिलेटिंग बात है। और दूसरी अहम बात ये है कि जो एस्केलेशन है या जो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हो रहा या जो जंग ख़त्म नहीं हो रही, उसके हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि अमेरिका तो जंगों में चला जाता है और फिर उसे उन जंगों से बाहर निकलना नहीं आती। हाँ, उसके पास कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं होती। इस वक्त भी ऐसा लग रहा है कि ये जो आपने न्यू वेव ऑफ बॉम्बिंग देखी है और ईरान पे हमले देखे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि एक नी जर्क रिएक्शन है, एक गुस्से में ये फैसला किया गया है कि अब ईरान पे दोबारा हमले किए जाएं। हर हमले के बाद वो कहते हैं आपने भी हमला कर दिया, हमने भी हमला कर दिया, अब आगे हमला नहीं होगा। लेकिन मसला ये है कि ईरान फिर जवाब देता है, ईरान फिर हमले करता है। डेफिनेटली। अच्छा, वो वहाँ से अच्छा इसमें एक चीज़ और भी हुई, आपने एक पॉइंट डिस्कस किया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ईरान अपनी जो प्रॉक्सीज़ है उसको ओन कर रहा है। जाहिर है यहाँ पर भी सूरत हाल चेंज हुई है, लेकिन जहाँ पर ये प्रॉक्सीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, लेट्स से हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह को ईरान ओन कर रहा है, लेकिन इसराइल अपने ग्रेटर प्लान को लेते हुए लेबनान में जो है वो मुसलसल चढ़ाई करता जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा हद तक आगे जा चुका है। तकरीबन 25 साल बाद वो उन इलाकों तक गया है जहाँ पहले वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लेकिन लेबनान कहता है, वहाँ से उसके सदर कहते हैं कि हमें ईरान नहीं बताएगा हमने क्या करना है, या ये हमारा मुल्क है, हम तय करेंगे हमने क्या करना है। तो एग्जैक्टली इस पैराडाइम में ईरान अगर ओन करता भी है तो वो अचीव क्या कर सकेगा, जबकि ऑन ग्राउंड जो कंट्री है, जो बॉर्डर है इंटरनेशनल जो उसे कंट्रोल कर रहा है, वो उसे उसकी ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है और ईरान के एक्शंस के साथ वो खड़ा नहीं है। मेरे ख्याल सूरत हाल उससे आगे निकल गई है ना। वो टारगेट भी हिजबुल्लाह को करते हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको वाजे तौर पे इजराइल को, तुम जो सेटलमेंट्स हैं, जो सिविलियंस हैं, उनको मार रहे हो। इस वक्त जो लेबनान में इजराइल कर रहा है उस हवाले से उसको अमेरिका की सपोर्ट हासिल नहीं है। और मैं आपको ये भी गुजारिश कर दूं कि ये जो ईरान ने से जो जंग है, इसमें इजराइल ने अमेरिका को घसीटा और अब ये तकरीबन ईरान यूएस जंग बन गई है। इस जंग का प्लान ओबामा को भी पेश किया गया था, बाइडन को भी पेश किया गया था और सबने रिजेक्ट किया था, क्योंकि सबका ख्याल था कि ये जो सिचुएशन है ये सिर्फ मसाइल खड़े करेगी और डिज़ास्टर की तरफ जाएगी। और वो डिज़ास्टर इस वक्त मेरे और आपके सामने अनफोल्ड हो रहा है। पूरा वेस्ट एशिया जो है समझिए डिस्टर्ब हो गया। लेबनान के जो चीफ ऑफ द मिलिट्री स्टाफ हैं वो पाकिस्तान भी तशरीफ लाए, तो जाहिर है कि लेबनान भी चाहता है कि जंग रुक जाए ना। लेकिन अगर लेबनान पे भी दिन रात सिविलियंस को मारा जाएगा और सिर्फ हिजबुल्लाह ही उनके सामने खड़े होने वाली वाहिद फोर्स होगी,
तो आप मुझे बताइए कि हिजबुल्लाह को लोग ओन करेंगे या नहीं? जाहिर और है जितने डेफिनेटली उसको ओन भी करेंगे और जाहिर है हिजबुल्लाह जो जवाब भी देगी। लेबनीज इलेक्शंस होते हैं, उन लेबनीज इलेक्शंस में जिनको हिजबुल्लाह सपोर्ट करता है वो जमातें जीतती हाँ हैं। जी, हाँ जी, वो बहुत मैटर करता है ऑन ग्राउंड। उनके जो मामलात हैं वो डेफिनेटली बहुत मुख्तलिफ हैं। बहुत शुक्रिया ईसा साहबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बहुत सारे सवालात हैं कि ज़ाहिर है अमेरिकी सदर ट्रंप जो कल तक खुद जंग को रुकवा रहे थे वो अब जंग दोबारा शुरू करके बैठ गए हैं। क्या गल्फ़ की जो एयर स्पेस है वो दोबारा बंद हो जाएगी? आम पैसेंजर का जो मनूवर था वो भी ज़ाहिर है एक सवालिया निशान बन जाता है। ये जंग मुआहदे से ख़त्म होने वाली थी, लेकिन ये मुआहदा क्यों नहीं हो रहा है इसका जवाब ट्रंप के पास है, नेतन्याहू के पास है, और अमन के लिए पहला कदम वो उठा सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं उठा रहे हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। आज कौमी इक़्तिसादी सर्वे जो है जारी हो चुका है और इस बीच हुकूमत क्या कुछ अचीव करना चाहती थी, क्या अचीव कर सकी है, ये आज इन डिटेल बता दिया गया है। इसके नंबर्स में आगे चल के आपको डिस्कस करता हूँ, लेकिन इस सब के बीच जो आपके बुनियादी सवालात हैं कि टैक्स की क्या सूरत है, ख़ास तौर पर तनख्वाहदार जो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं उसको लेकर एक अच्छी खबर आ गई है। बाकायदा तौर पर यह फ़ैसला हो गया, हतमी फ़ैसला हो गया कि आपको तनख्वाहदारों को रिलीफ दिया जाएगा, जबकि सोलर पैनल पर टैक्स भी नहीं बढ़ेगा और साथ ही साथ स्टेशनरी आइटम्स भी महंगी नहीं होने जा रही हैं। बजट से जुड़ी ये कुछ अच्छी खबरें। सबसे पहले अगर हम बात करें तनख्वाहदार तबके की, तो उनके लिए तकरीबन 50 अरब रुपए के टैक्स रिलीफ की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, जिसके तहत इनकम टैक्स स्लैब्स को 6 से बढ़ाकर 8 करने की तजवीज़ है। सालाना 12, 22 और 32 लाख आमदन वालों के लिए भी टैक्स में नरमी ज़ेर गौर है। सोलर पैनल पर भी टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% करने की जो तजवीज़ थी वो वापस ले ली गई है। इस बार बजट से पहले सबसे बड़ा मार्का NFC अवार्ड और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रहा। वफाक एक तरफ कर्ज़ों की अदायगियों, दिफाई ज़रूरियात और तरक्याती अखराजात के बोझ तले दबा हुआ है, तो दूसरी तरफ सूबे अपने आइनी हिस्से से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं थे। कई मुज़ाकरात, कई मुलाकातें, सियासी खींचतानी के बाद अब एक आर्जी सा फार्मूला तय पा गया और ये फैसला हो गया है कि आइंदा माली साल में मुतवक्के 2259 अरब रुपए इजाफी टैक्स वसूलियों में से तकरीबन 1000 से 1200 अरब रुपए सूबे अपने हिस्से के तौर पर नहीं लेंगे और ये रकम वफाक के पास रहेगी। फेडरल कैपिटल जो है वो पूल बढ़ जाएगा। ज़राए के मुताबिक पंजाब तकरीबन 600 अरब और सिंध इस सिलसिले में 310 अरब, फिर खैबर पख्तूनख्वा 180 और बलूचिस्तान पर 86 अरब का मसावी हिस्सा जो है वो आर्जी तौर पर वफाक के लिए छोड़ने पर आमादा हुआ है। लेकिन सवाल वहीं रहेगा कि आइंदा के लिए NFC को लेकर क्या वो 28वीं तरमीम में जो मामलात हैं वो किस तरह सेटल डाउन होंगे या नहीं होंगे। अब ज़रा इकोनॉमिक सर्वे की हम क्विकली बात करें तो GDP जो है वो बताया जा रहा है कि 3.7 रही है। पिछले साल ये 3.2 थी और उससे पहले 2.6 थी, तो यहाँ पर एक बेहतरी देखने में आ रही है। जो इकॉनमी का साइज़ है वो तकरीबन 11% बढ़ गया है, यानी कि 452.1 बिलियन डॉलर जो है अब आपकी इकॉनमी का साइज़। और पर कैपिटा इनकम जो कि डॉलर में बताई जाती है, यानी आमदनी जो है वो मिनिमम क्या रही है, औसत आमदनी आप कह लीजिए, तो 1901 डॉलर बताई जा रही है। महंगाई के हिसाब से जुलाई से मई जो है वो बड़ा जुलाई से लेकर अगस्त का जो महीना था पहला, वो वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बड़ा मुश्किल था और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल बदलती चली गई और बतदरीज बेहतरी आती गई। टैरिफ लगा अमेरिका की तरफ से, वो भी एक शॉकर था, वगैरह वगैरह। इसको इंडियन करते हैं क्विकली। मुझे प्रोग्राम के इस हिस्से में ज्वाइन कर रहे हैं एहतशाम उल हक साहब और मेरे साथ चौधरी अकमल साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। एहतशाम साहब, ज़रा आपसे शुरू करते हुए, ये बुनियादी तौर पर जो आज सारा कुछ बताया गया है, ये ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ नंबर्स हैं, लेकिन ये हमारी जो सेहत है, मुआशी सेहत, उसका अहवाल देते हैं, बताते हैं कि हम एग्जैक्टली हम खड़े हुए कहाँ हैं। ये नंबर जो हैं ये कितने ट्रू हैं जब आप सड़क पर निकल के लोगों के दरमियान जाके मईशत को एग्जैक्टली देखते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसका टेम्परेचर लेते हैं। जी उवैद, देखें कि आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की, अपने एहसन इकबाल भी थे, बाकी लोग भी मौजूद थे। मैं ये देख रहा था और मैं माजी की तरफ जा रहा था कि ओवर 4 डेकेड में जितनी भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, ये उसमें यूनिक थी। यूनिक इस तरह थी कि या तो मेरा ख्याल है ख़ास तौर पे फाइनेंस मिनिस्टर को बात समझ आ गई है कि कन्फ्रंट नहीं करना। आपने देखा जितने अवैध सवालात पूछे गए हैं, उन्होंने कहा हाँ जी सिफारशी कल्चर भी है, प्रोसेस का इशू भी है, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा लोन नहीं मिले, एनर्जी अपना बिजली महंगी है, फाइनेंसिंग के इश्यूज़ हैं, फिर वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वो भी कहते हैं ठीक नहीं है, इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ वो जिस तरह होनी चाहिए नहीं है। इस तरह से वो कहते हैं कि जी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, जिसका बड़ा जिक्र किया एहसन इकबाल साहब ने, वो तो यही कह रहे हैं कि जी हम तो क्रॉल कर लें, लीप फ्रॉग कैसे होगा, ये देखने वाली बात। सब सवालों के जवाब पे किसी को अनाय नहीं किया, सारी बातें मानते चले गए। जाता बंदा अक्सर किसी को अनाय नहीं करता। अच्छा देखिए उवैद, जो अब इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये हुकूमत की एक छेड़ बन गई है, बल्कि अकली चीज़ जो कहते हैं ना, जो लोग सवाल करते हैं, वो है कंसिस्टेंसी।
आपके लॉन्ग टर्म पे आपकी जिसको कहते हैं पॉलिसी नहीं बनती, एक साल में बदल आती हैं, दूसरे साल बदल दी जाती है। अब ये सारी चीज़ें देखते हुए अब हम ये कह सकते हैं कि ये बड़ी मुश्किल हालात में जिस तरीके से बजट बनाया गया अगले साल के लिए, सूबों को राज़ी कर लिया गया। फॉर द टाइम बिंग इत्तलात यही आ रही हैं कि NFC 18वीं तरमीम जो है ना उसको नहीं छेड़ा जाएगा। 1.7 ट्रिलियन से शुरू होते 1.2 ट्रिलियन 1200 रुपया एडिशनल वो इनको मिल जाएगा और अपना सूबों से, और सूबों की जो आइंदा की फंडिंग है उसके फ्रीज लग गया, मतलब इंक्रीज़ इस दफ़ा अगले माली साल में उनको नहीं मिलेगा। अब अगला सवाल ये है कि जी आपने यहाँ से आगे जाना है, किस तरह जाना है। देखिए एक ही चीज़ है वो जो बार बार सवालात भी उठते हैं अवैध के, जब आप कहते हैं कि जी गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो ब्रोक हो गया है, आप अपना प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ होनी चाहिए। देखिए वही बात है, जब तक आप उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते, बावजूद तमाम बातों के टैक्सेस पूरा नहीं दे रहे होते, लेकिन अगर बिजली आपकी महंगी है मुकाबलतन रीजन के मुकाबले में, फिर आप उसके मुकाबले में आप देखें अगर उनको लोन वक्त पे नहीं मिल रहे होते, उनको फ्री हैंड नहीं मिल रहा होता, तो वो किस तरीके से अपने काम कर सकेंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट होगी। और बाय द वे फाइनेंस मिनिस्टर बात माने भी हैं कि भी जब तक लोकल इन्वेस्टर नहीं सामने आएगा, जाहिर है पहला कदम तो घर से उठाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। दूसरा इसमें दूसरी चीज़ इसमें अच्छा बड़ी ज़रूरी वो ये है कि वो जो वन विंडो सोल्यूशन है, सिर्फ आपका ये मसला नहीं है कि बुनियादी तौर पे आपको जो है वो आपके लीकेजेस हैं, वो जो टाइम वेस्ट हो रहा है, जो चीज़ हो सकती है विद इन लाइक 6 मंथ उसको हम 1.5-2 साल पे ले जाते हैं। यही मसला है चौधरी साहब कि आप देखें कि हम तरक्याती बजट को लेके पिछले कुछ अरसे से नए प्रोजेक्ट्स के बजाय जो प्रोजेक्ट्स चले आ रहे हैं और लिंगर ऑन हो रहे हैं उनको चलाने के लिए, उनको फ्यूल करने के लिए इस पैसे को फ्लोट करते हैं। और अब अगर हम वो भी नहीं कर रहे तो एग्जैक्टली आप इस फिर तरक्की की शरह को ऊपर कैसे लेके जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल हो रहा है जी कि ये कैसे आप लेके चलेंगे इसको चौधरी साहब। देखिए इकोनॉमी का जो है ना बड़ा बुनियादी सा उसूल है कि अगर हुकूमत चाहे कि एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना है या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करना है, तो वो अपनी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है और पब्लिक के ऊपर जो है ना एक्सपेंस करना शुरू कर देती है। जस्ट लाइक मोटरवेज बनाया या रेल के रोड्स बनाना शुरू कर दिए, ब्रिजेस, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, मतलब ये जो पब्लिक सेक्टर के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसके ऊपर जो है वो अपने अखराजात बढ़ा देती है। तो एज ए रिजल्ट जो है ना इसका एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आता है कि एक बंदे की जो एक्सपेंस है वो अगले की इनकम है, दूसरा फिर वो खर्च करता है तो उससे अगले की इनकम बन जाती है। तो दैट क्रिएट्स अ गुड नंबर इन GDP और इकोनॉमी में थोड़ी सी जान डालने की जो है वो पोजीशन आ जाती है। जबकि हम इसके बिल्कुल उलट कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो वो डेवलपमेंट बजट, चाहे वो प्रोविंशियल डेवलपमेंट बजट हो या फेडरल डेवलपमेंट बजट हो, वो उसको एज ए रिजर्व यूज़ किया जाता है और कोई भी कंटीजेंसी हो जाती है या कोई मसला आ जाता है, सबसे पहला जो कट लगता है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर लगता है। ये मेरे ख्याल में हमारी इकोनॉमी के जो ग्रोथ के नंबर्स हमारे पूरे नहीं हो रहे हैं और कंसिस्टेंटली पिछले 3-4 सालों से जो कम ग्रोथ आ रही है, तो उसका एक बहुत बड़ी रीज़न जो है वो ये भी है कि पब्लिक सेक्टर में या पब्लिक डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर हुकूमत ने अपनी शरह जो है वो कम की है। दूसरी जो बात हम करते हैं वो करते हैं एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की। तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, और माशाल्लाह अभी आपने एहसन इकबाल साहब की जो है वो तकरीर भी सुनी भी, उसमें भी उन्होंने बात की एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। तो मुझे सर का जो है ना एहसन इकबाल साहब का सन 2000 का जो है ना एक विजन 2010 उन्होंने उस वक्त इंट्रोड्यूस कराया था और हम उस वक्त जो है ना वो मेरे ख्याल में BCom में होते थे। तो उस वक्त जो उन्होंने की, तो उस वक्त भी उनकी यही बात थी कि हमने जो है वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जो है वो अचीव करनी है। और इसी तरीके की जो चीज़ें, फिर उसके बाद उनका विजन 2025 आया जब इनकी 2015 की गवर्नमेंट आई, और आज जो है वो 2025 आ चुका है और अब वो उड़ान पाकिस्तान। तो अनफॉर्चुनेटली सारे के सारे दावे वही हैं, सारी की सारी चीज़ें कि एनर्जी में हमने करना है, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब थ्योरेटिकल ऐसी ज़बरदस्त और टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, ऑन ग्राउंड इसकी सिचुएशन एग्जैक्टली नहीं होती। और ये बात बिल्कुल अभी जैसे एहतशाम साहब भी कर रहे थे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, फिर दूसरा इस पे भी बात होती है कि एक चीज़ जो बांग्लादेश या ख़ित्ते के दीगर ममालिक जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आलमी मार्केट में वो $1 की उनको पड़ती है, तो हमारे यहाँ उसकी कॉस्ट वगैरह डाल के अगर हम $1.25 पे खड़े हैं तो हम उस पर फिर कारोबार क्या करेंगे, वो लोग ख़रीदेंगे क्यों, फिर उसकी क्वालिटी पे भी बड़ी बातें होती हैं। एहतशाम साहब, बुनियादी तौर पर ये चौधरी साहब भी बात कर रहे हैं 2000 हो, फिर 2015 में आके फिर आप एक नया दे दें, फिर आप एक उड़ान का प्रोजेक्ट दे दें, तो बुनियादी तौर पे आप राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं या सिर्फ हमें बता रहे हैं कि चल रहे हैं, लेकिन है रिवायती बजट एक साल से दूसरे साल के दरमियान के सर्वाइवल का ही, क्योंकि तरक्की तो अल्हम्दुलिल्लाह होती नज़र तो नहीं आई, महसूस तो नहीं हुई। देखें, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक ही बात थी जिस पे मैं और आप सहमत हो सकते हैं, जो प्लस पॉइंट गवर्नमेंट का हो सकता है।
सारी बातों के बावजूद जो फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि जो तरक्की का सफ़र रेवेन्यू बढ़ाने के हवाले से हमने 7.5 ट्रिलियन 7.5 अरब से शुरू किया था, आज माशाल्लाह वो कह रहे हैं 13,000 अरब 13 ट्रिलियन रुपीस का हो गया। ये तो एक फैक्चुअल बात है। बावजूद इस बात के कि हमारा जिस तरीके से टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो जिस तरह 13, 14, 15% तक होना चाहिए वो नहीं है, डबल डिजिट में मुश्किल से आता चला जाता। लेकिन दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसमें मैं आपको बहुत बड़ी खबर भी आपके शो में देता हूँ। पहली तो बात आपने देखा कि 2 दफ़ा बजट डिले हुआ है, NEC की मीटिंग आज हुई, फिर आपने देखा NFC आज हुआ। ये एक तो पॉलिटिकल वजूहत की वजह से देर से होती रही। दूसरी वजह यह है कि IMF सहमत नहीं था। IMF के साथ जो फिगर शेयर किए जा रहे थे, आज सवाल भी पूछा गया तो कि जी ये क्या उनकी मंजूरी से हुआ, तो वो कह रहे हैं हमारी बातचीत चल रही है। बेसिकली वो सैलरी पे जो टैक्स वाला मामला था, हाँ टैक्स वाला मामला, और ओवरऑल जिस तरीके से हमारी स्लिपेजेस थी उसको किस तरीके से दूर किया जाएगा। देखिए अब यह है कि जो MD से IMF के MD से जो बात हुई हमारे फ़ोन पे प्राइम मिनिस्टर साहब की, उसमें मेरी इतलात कुछ ऐसी हैं जो मुझे यहीं उनके ऑफिस में IMF के जो पता चलता है वो ये है कि जी ठीक है, मतलब आपके साथ हम अच्छा सलूक करेंगे। और ये कि माजी में भी हमने पाकिस्तान को स्लिपेजेस पे जो है ना हमने वेवर्स दिए हैं। आपको याद है नवाज शरीफ साहब की दूसरी हुकूमत में 12 वेवर भी दिए गए कि जी एनर्जी सेक्टर का अपना पूरा नहीं कर सके, आप रेवेन्यू नहीं पूरा कर सके, प्राइवेटाइजेशन नहीं पूरा कर सके, और दूसरे सेक्टर में आप नई चीज़ें ठीक कर सके, वेवर। इस दफ़ा भी मैं आपको बता दूं कि कोई सख्ती नहीं होगी। पहली तो बात यह है कि अपना उबैद के ये IMF का प्रोग्राम हमेशा स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम होता है मेरे ख्याल में। वहाँ से जब आपको पता है 8,54,000 उनके शेयर हैं IMF में अमेरिका के, जो वो कहते हैं कर रहे होते हैं, जब हमारे तल्लुकात उनके साथ अच्छे होते हैं जैसा कि आजकल बहुत अच्छे हैं, तो हमें नहीं लगता कि इस हवाले से हमें कोई मजबूरी IMF की तरफ से प्रेशर आएगा आपने ये नहीं किया तो अगली किस्त नहीं मिलेगी, वो हमें किस्तें अनअपडेट मिलती रहेंगी। असल बात जो है ना, आखिरी बात है वो जब तक ये होम ग्रोन पॉलिसी नहीं बनाएंगे, कंसिस्टेंसी नहीं लेके आएंगे, और ये जो रिवार्ड एंड पनिशमेंट नहीं होगा। देखें ना जिस तरीके से आज मान रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर मानते हैं कि जी बड़ी करप्शन है, चोरी है, टैक्स भाई आपने दूर करनी है उबैद या मैंने दूर करनी है, जो लोग बैठे वो करेंगे ना, पॉलिसी मेकर पॉलिटिकल विल नहीं है। आखिरी बात यह कि हम लोग हॉस्टेज बने हुए हैं। आपको बता सकता हूँ जब बजट करीब आता है पिछले 3 हफ्ते से कम मुझे पता है कि जितने इस्लामाबाद के बड़े होटल हैं वहाँ पे माफियाज, और जितने जड़े आप देख लें जो आप देखते हैं कार्टल, कोई सीमेंट के हैं, कोई बिजली के हैं, कोई गैस के हैं, कोई आटे के हैं, कोई चीनी के हैं, कोई इंडस्ट्री के हैं, वो सारे आके बैठे होते हैं। आप ये बात कर रहे हैं मेरी, मैं आपको बताता हूँ आज से कोई 4 से 5 महीने पहले बात हुई कुछ लोगों से, तो वो ज़ाहिर एक सेक्टर पे उनका ताल्लुक है, वो इस्लामाबाद में थे और वो बिलाल अज़रकियानी से मिल रहे हैं, वो राइट लेफ्ट और लोगों से मिल रहे हैं, और मैंने बोला भाई क्या मामला आता हूँ, कहने लगे बस हमने बोला कि खुदा के नहीं यार हमारे टैक्स पे को ख्याल करें हमारा। तो ये तो सूरत हाल है, जिसका एक्सेस है वो अपनी बात पहुँचा देता है और अपने लिए कुछ ना कुछ लेके आता है। चौधरी साहब, जो सर्वे है बुनियादी तौर पे आपको क्या लगता है कि कहाँ मतलब बहुत सारे शोबे हो सकते हैं जहाँ बेहतरी की गुंजाइश थी, आप क्या समझते हैं कि कहाँ मज़ीद गुंजाइश थी और हुकूमत ने अपनी नेगलिजेंस से, अपनी नाअहली से या गफलत से या एक्सटर्नल फैक्टर जो आ गए हो, मौसम आ गया हो, दीगर चीज़ों, वहाँ वो परफॉर्म नहीं कर सकी जो कि कर सकती थी? कि सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ हमारा, हम वैसे भी एग्रीकल्चर कंट्री है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ टारगेट की थी, ऑल दो कि उससे थोड़ी सी ज़्यादा 0.9% के लगभग ग्रोथ है, लेकिन मेरे ख्याल में इसको जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता था। और इसका इम्पैक्ट आप देखें तो हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी आया है। हमारी जो राइस की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सब्सटेंशियली कम हुई हैं। इसी तरीके से जो दीगर हमारी प्रोडक्ट्स थी, फ्रूट्स से जो एक्सपोर्ट्स होते थे, तो वो सारे के सारे हमारे चीज़ों में कमी आई है। तो मेरे ख्याल में एक तो ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है ना वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। दूसरा, हम जो है ना वो IT सेक्टर में अच्छा परफॉर्म किया है। $5 अरब की जो है ना वो इस मरतबा एक्सपेक्टेड है। हमारी जो एक्सपोर्ट्स के नंबर्स अगर मैं बात करूँ तो $5 अरब की एक्सपोर्ट्स हो सकती है। तो इसको भी हम थोड़ा सा मज़ीद अगर तवज्जो दें तो मेरे ख्याल में ये आउट ऑफ द वे जाके परफॉर्म कर सकती है। और हमारा जो करंटली ट्रेड जो डेफिसिट का 22 बन रहा है तकरीबन 35 से 36 अरब डॉलर का, तो उसमें ये सर्विसेज सेक्टर में खास तौर पे जो IT है ये हमें बेल आउट कर सकती है। तो ये 2-3 सेक्टर है जिनके ऊपर तो फौरी तौर के ऊपर जो है वो हुकूमत को जो है वो तवज्जो देनी चाहिए, रादर देन कि वो फोकस करें कि जी हमने टैक्स का टारगेट बढ़ाना है और इसको 14,000 और 15,000 अरब के ऊपर लेके जाना है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी को ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ सेक्टर्स को जो है वो फैसिलिटेट करेंगे, तो मेरे ख्याल में जो है वो हमारी जो तरक्की की राहें हैं वो खुल सकती हैं, होंगे और उसमें हम दौड़ सकेंगे। अच्छा, क्विकली अब लास्ट में मुझे इसको कंक्लूड भी करना है, तो मैं श्याम साहब, जाहिर है
मईशत से जुड़े मामलात हैं और मईशत को लेकर हुकूमतों पे बड़ी तनकीद होती है। मईशतें जो है फ़ैसला करती हैं कि हुकूमतों ने जाना किस तरफ है, कितनी देर रहना है, कितनी जल्दी जाना है। अब आपको पता है कि ये क़यास तो होता रहा है कि यहाँ मामलात बहुत अच्छे हैं। अभी आपने भी होम ग्रोन पॉलिसी की बात की है, लेकिन ये होम ग्रोन पॉलिसी की तरफ हम आ नहीं सके, टेक ऑफ हमारा मुआशी हो नहीं सका जो कि हम एशियन टाइगर बनना चाहते थे। अब वो निगोड़े सहाफ़ी जो हैं वो ज़ाहिर है अपना अंदाज़ा लगा के बैठे हुए, उन्होंने कहा है कि ज़ाहिर है एक ख़बर है। आप समझते हैं कि ये ख़बर बुनियादी तौर पे ग्राउंड पे इसी तरह से मामलात चल रहे हैं या ये अभी बहुत क़बल अज़ वक्त है? क्या बजट के बाद अचानक चीज़ें रैपिडली चेंज हो जाएंगी? मैं सोहेल वड़ाई साहब की बात कर रहा हूँ। आपने हमेशा देखा कि हमारे यहाँ जो जिस बात से लोगों को डर लगता है कि बजट आने के बाद हमेशा ये कहता है जी मिनी बजट नहीं आएगा, लेकिन आपने देखा बिजली गैस पेट्रोल की कीमतों में इसको जिस तरह बढ़ाया जाता है तो लोगों ने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया है। नाम मिनी बजट का नहीं होगा, लेकिन आपने देखा ऑफ एंड ऑन चीज़ें बढ़ती रहेंगी। उसूली तौर पे तो आपको अगर आपने बजट में सारी चीज़ें तय कर ली हैं कि पेट्रोलियम लेवी इतनी होगी, रेवेन्यू इतना होगा, एग्रीकल्चर के टैक्स सो कॉल्ड कितना इतना आना है, तो उसके बाद तो कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन नी जर्क रिएक्शन होता है, वो है पता चलता है जी वो फिस्कल डेफिसिट पूरा नहीं हो रहा, ट्विन डेफिसिट जो हमें मार दे रहे हैं बुरी तरह करें, बजट का खसारा है। फिर वो कहे जी हमारा ग्रोथ रेट, अभी देखें पिछले 5 साल से ग्रोथ रेट हमारा 4% सेट करते हैं नीचे से नीचे। अभी तरक्की माकूस मैं तो कहूँगा आपने 4.2% रखा और 3.7 पे एंड अप हुए। अगर यही सूरत हाल रही तो उबैद मेरा नहीं ख्याल चीज़ें ठीक होंगी। हमें लोग कहते हैं सिने क्या साफ़ी ये हैं वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते, लेकिन सवाल तो ये नहीं कि भी आप जब पॉलिसी लेके चल रहे होते हैं, क्या आप लोग कोई सवाल को मैं होता तो वो पूछता कि जी क्या आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम इन राइटिंग लिख लें जो आप कह रहे हैं इस पर कायम रहेंगे? ये 6 महीने के बाद बजट का नंबर चेंज तो नहीं हो जाएगा जब आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि जी बजट खसारा पूरा नहीं हो रहा, लिहाजा उबैद पे और टैक्स लगा दें, चोई साहब पे लगा दें, मुझे घेर लें, नए सेक्टर को फंसाने की कोशिश करें। मसला यही है कि जब आप घर से चलते हैं, सिफर में चलते हैं, मनफी बजट में जब आप जाएंगे पैसे आपके पास है नहीं तो क्या होगा? एक मुद्दत से ही उबैद यही हो रहा है, काश ये सारी चीज़ें बैठ के ये सारी सियासी जमातें तय कर लें कि भी हमने इकोनॉमी पे सियासत नहीं करनी, सियासत अपनी करते रहें, इसको मुल्क चलाने के लिए कैसे होगा, आप कैसे गुर्बत ख़त्म करेंगे? एहसाम साहब जी, मैं क्विकली ये समझना चाह रहा हूँ कि ये विद इन नून लीग कोई बता रहा है कि मईशत ठीक नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोग मईशत के बड़े चैंपियन हैं नून लीग में, वो ये कर रहे हैं, या ये बाहर बैठे हुए को एहसास हो रहा है कि मईशत ठीक नहीं हुई और वो किसी दूसरी तीसरी तरफ देख रहे हैं, जिन्हें गिलगित भी ज़ाहिर नज़र आ गया है, जिन्हें कश्मीर से मुतालिक भी आप बता चुके हैं कि मामला ये एग्जैक्टली इस वक्त इस डायरेक्शन में सोच शुरू कहाँ से हुई, इनिशिएट कहाँ से हुई? अगर आप 2 जुमलों में इस खबर को समेट सकें प्लीज़। देखिए 2 जुमलों में तो ये बात है कि आपने देखे वेस्टर्न इंटरेस्ट सब जगह पे हैं, जो पॉलिटिकल लोग खिलाफ हैं उन्हें तो हर बात बुरी नज़र आ रही होती है, वो चीज़ देखना ही चाहते ठीक हो रही। हाँ ये है कि जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट पिछले 2 साल से जोर लगा रही है, FIC का भी रोल था उसमें, आपने देखा मर्जर भी उसका हो गया बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का। हाँ। उसको काम तेज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं और आप लोग देख रहे हैं कि आज कोई तीसरा बंदा, वो कहते हैं ना अब तो पावर पॉलिटिक्स ही है, जो पॉपुलर पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही, वो कह रहे हैं कि जी इस इकॉनमी को ठीक करने के लिए आपको वाकई जिस तरीके से पावर पॉलिटिक्स है यहाँ पे भी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये माफियाज हैं, ये ठीक होने का नाम नहीं लेते। माफियाज बड़े करीब बैठे हुए हैं, इनको देखना होगा, अपनी सफ़ों में जो है वो चीज़ें बेहतर करनी होंगी, वो क्या कहते हैं वो पता नहीं, डांस करनी होगी, क्या करना होगा। 12 एहसाम साहब थैंक यू, चौधरी साहब थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आपसे। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मामलात हैं, मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, और किसी और तरफ से नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही ख़तरात हैं, मुश्किलात हैं। और विद इन पार्टी आपको कई धड़े नज़र आते हैं। कोई धड़ा कहता है अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला होना चाहिए, कोई कहता है सोहेल आफरीदी हमारे वज़ीर आला हैं, कोई कहते हैं अलीमा खान साहिबा की डायरेक्शन ठीक है, कोई कहते हैं कि जनाब जो मसलहत की पॉलिसी है, मुफाहमत की पॉलिसी है, उसके ज़रिए बानी PTI को बाहर लाना चाहिए। तो अब इस सारे सूरत हाल के बीच एक नई शख्सियत, ज़ाहिर शख्सियत पुरानी है लेकिन एक नए मामले को लेकर वो मैदान में उतरे हुए हैं, मुश्ताक गनी साहब। मुश्ताक गनी साहब ने ये कहा कि जी हम बानी PTI की रिहाई के लिए कोशिशें करें, और हमारे साथ कुछ MPs का, MNAs का एक ग्रुप है, कुछ सेनेटर्स हैं हमारे हम ख्याल, विद इन पार्टी हम ये कोशिश कर रहे हैं। अब उनकी कोशिश है, जाहिर है उनके भी लीडर हैं, लेकिन उन्होंने ये कोशिश की तो उन्हें एक लेटर मिल गया। लेटर मिला है खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई पार्टी है, सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी तरफ से, और वहाँ से उनके इक़दामात से मुतालिक जो है वो जो ज़बान इस्तेमाल की गई है, जो बताया गया कि ये पार्टी में दरार पैदा करने की, निफाक पैदा करने की कोशिश करें। इस पे मुश्ताक गनी ने एक ऑडियो मैसेज भेजा है, ये ऑडियो लीक हो गई है, वो क्या कह रहे हैं ज़रा वो भी सुन लीजिए, और उनके हम ख्याल क्या कह रहे हैं ज़रा पहले वो सुन लीजिए, फिर हम इसको इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। जनरल सेक्रेटरी साहब, आपको मुबारक हो कि आपने
एक ऐसा लेटर लिख दिया उन लोगों के बारे में जिन्होंने हकीकत से पर्दा उठाया है। हमने कोई पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी किसी ने नहीं की, हमने कोई हुकूमत के ऊपर दशनाम तराजी नहीं की। हमने तो सिर्फ ये जुर्म किया कि इमरान खान का नाम ले लिया है, जो आप लोग नहीं ले पा रहे। क्या ये काफ़ी है कि अडयाला के आगे बैठ जाना और हाई कोर्ट के आगे जाके खड़े हो जाना, इससे क्या इमरान खान रिहा हो जाएंगे? इन्हीं चीज़ों में हमने वक्त ज़ाया किया। ये आज जो नोटिफिकेशन मैंने देखा है, इससे साफ नज़र आ रहा है कि खान के लिए आवाज़ उठाना इस वक्त जुर्म है, और ये कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये जुर्म नहीं लगाया गया है, ये सज़ा ना दी गई है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। हमारे अपने पार्टी के कायदीन ये नहीं चाहते कि खान के लिए आवाज़ उठाओ। जो भी खान के लिए आवाज़ उठाएगा उसका यही इंजाम होगा कि उसको कभी नोटिस मिलेंगे, कभी उसको पार्टी से बाहर निकालने की धमकियां दी जाएंगी। ये पार्टी खान की है। हम सिर्फ एक इमरान खान को जानते हैं, वो है इमरान अहमद खान न्याजी। पहले बातें की जा रही और अब इस तरह के ये नोटिफिकेशन किए जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल माकूल नहीं है। ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी में ये तरीका कार नहीं होता। तो मेहरबानी करके ये धमकियां से इस तरह को नोटिफिकेशन ना करें। तो ये सारी सूरत हाल है। एक तरफ से कहा जा रहा है आप पार्टी में तकसीम पैदा करें, और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई आप कोशिशें कर लें बानी की रिहाई के लिए। मामलात इस वक्त एग्जैक्टली हैं क्या, इसको ज़ाहिर शाह शिराजी साहब के साथ इन डिटेल डिस्कस करते हैं। शिराजी साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ये यकीनन बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ कि पार्टी के अंदर से पार्टी के लीडर को छुड़ाने के लिए कोशिशें होती हैं। कोई रिहाई फोर्स बनाता है, कोई MP MNA की फोर्स बनाता है, लेकिन कोई भी फोर्स चल नहीं पा रही। तो फोर्स चल कौन सी रही है एग्जैक्टली? मुश्ताक गनी साहब के साथ क्या हुआ है अभी? बहुत शुक्रिया उबैद। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इस वक्त। अगर आप लिटरली देखें तो जो सबसे बड़ा ख़तरा जो सीनियर क़यादत है, मुश्ताक गनी, अली अमीन गंडापुर, जुनैद खान, बैरिस्टर गोहर, उनको जो एक बड़ा चैलेंज दरपेश है वो ये है कि इस वक्त तमाम की तमाम जो तहरीक इंसाफ है वो यूथ विंग के कंट्रोल में चली गई। आप देखें वज़ीर आला जो है यूथ विंग का है वो है सुहेल अफरीदी, फिर उसके साथ मीना खान अफरीदी वो यूथ विंग के प्रेसिडेंट रहे हैं। साथ साथ आप शफी जान को देखें, बाकी जो दूसरे इस वक्त आप देखें कैबिनेट के अंदर लोग वो तमाम वो हैं जो यूथ विंग के अंदर बड़े एक्टिव रहे, और शायद उनको एक बड़ी पावरफुल फोर्स समझा जा रहा था। नौजवान की आदत उनको फॉलो करती है। अब जो इस वक्त जो सूरत हाल है, आप देखें जो अली असगर खान है सेंट्रल जो जनरल सेक्रेटरी है, उनकी जानिब से एक लेटर इशू हुआ। इसमें ये कहा गया कि जनाब इन MPA से जो कि मीडिया पर या लोगों को जो है पार्टी के जो राज हैं वो अफशा करके डिस्कशंस कर रहे हैं, अपनी लिवरेजेस लेना चाहते हैं, उनसे बातचीत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ना आप उनसे बात करेंगे, ना उनको किसी किस्म का आप सपोर्ट करेंगे। तो उसके ऊपर सिर्फ मुश्ताक गनी का नहीं बल्कि इसके बाद एक बड़ा सख्त किस्म का वो भी आप चला सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। अगर अली अमीन गंडापुर की एक स्टेटमेंट आई है और उन्होंने तो इवन इस हद तक कहा है कि जनाब अगर आप डांस करें तो वो फैशन होता है, अगर हम डांस करें तो मुजरा होता है। मतलब द सेम टोन इज यूज्ड के इस वक्त जो क़यादत है वो तहरीक इंसाफ के पानी को ना रिहा करवा सकती है, ना जो है वो उसके पास कोई ऐसा लाए अमल है। और दिस इज़ द मेन रीज़न जो शायद एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। लेकिन असल चीज़ क्या है? आप देखें वो सियासी जमातें जिनको चोर कहती रही तहरीक इंसाफ और उसकी लीडरशिप, आप उनसे जाके मिल रहे हैं। आज आपने देखा कि शफी जान साहब और जो हमारे सयाहत के मिनिस्टर हैं, एडवाइज़र हैं, वो गवर्नर फैसल करीम कुंडी के साथ चतराल जा रहे हैं। आपने वीडियो देखी, उसके ऊपर बातचीत भी हो रही है। अब दूसरी तरफ आप देखें मौलाना फजल रहमान साहब से जाके मिले सुहेल अफरीदी साहब। बात वही थी कि जनाब हम जो सूबे के रिसोर्सेज हैं, सूबे के मसाइल हैं, सूबे के फंड्स हैं, फेडरेशन से बात करने के लिए उनके पास गए, अच्छी बात है। फिर आपने देखें बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है कल, ये बड़ी अहम है। और उसके बाद मेरे ख्याल में उसके बाद एक बाकायदा नैरेटिव बिल्ड होना शुरू हुआ है। आपने देखा भी होगा जो हमारे यहाँ सो कॉल्ड टॉप इंटेलेक्चुअल यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं UK के अंदर और अमेरिका के अंदर, उन्होंने तो एक नैरेटिव दे दिया कि जनाब अब अली अमीन गंडापुर के बाद सुहेल अफरीदी भी गुड बॉय हो गए। कहा जाता था कि ये वंडर बॉय है जो चेंज लाएंगे, जो इमरान खान को छुड़वाएंगे, लेकिन उनको भी गुड बॉय का नाम दे दिया। रीज़न क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात थी उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई। देखें इस वक्त बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव अगर सुहेल अफरीदी कोई काम करता है तो ये मेरे ख्याल में सूबे के लिए ज़रूरी है। सूबे के अवाम ने वोट इसमें शिराई साहब एक चीज़ है, मैं कतई कलामी की माजरत, ये वो सारी चीज़ें जो सुहेल अफरीदी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट नहीं करती। यानी वो नहीं चाहते कि वो कुंडी के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो नहीं चाहते कि वो JUI की तरफ जाएं, वो नहीं चाहते कि वो कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में शरीक हों या दीगर मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में शरीक हों। लेकिन कुछ और लोग तो ज़ाहिर है यही चाहते थे ना कि वो इस तरह से बिहेव करें। अब जब वो बिहेव कर भी रहे हैं
तब भी उनके खिलाफ जो चार्जशीट पहले बन चुकी है उस चार्जशीट के अकॉर्डिंगली पीटीआई भी भड़की हुई है और जो पहले वालों का गुस्सा है वो भी अपनी जगह मौजूद है। तो गंडापुर की आमद ही है ना बस इस सबके बीच। देखिए, बजट जब तक आप एनईसी के अंदर उसको सूबे और मरकज मिल के चीजें डिसाइड नहीं करता, उसके ऊपर कंसेंसस नहीं होता, बजट आपके नहीं आ सकते, ना फेडरल आ सकते हैं ना प्रोविंशियल आ सकते हैं। 90% आप जो है रिलाई करते हैं फेडरेशन पे। अब लेकिन अहम चीज क्या है, देखिए हैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव पीटीआई की जो पॉलिसी गलत रही है वो बचगाना रही है। आपने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को इमरान खान की रिहाई पे लगा दिया। आपने इससे पहले अली अमीन गंडापुर से एक्सपेक्ट किया, फिर अब आप सोहेल अफरीदी से कर रहे हैं। मेरा ख्याल दिस इज टोटली रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स। आपका प्रोविंशियल प्रेसिडेंट का है जुनैद अकबर, जिसको आपने बनाया था कि वो जाके टाइगर फोर्स लेके जाएगा, वो अडियाला जेल तोड़ेगा, वो दरवाजा खोलेगा, वो जो है रिहाई दिलाएगी। आखिरी एक बड़े मजे की चीज बताऊं, एक बात आप जरूर लिख लें अपने पास, चाहे वो तहरीक इंसाफ का यंग वर्कर है, चाहे वो बूढ़ा वर्कर है, चाहे वो पुराना वर्कर है, इन सब की एक कोशिश जरूर है कि इमरान खान साहब बाहर ना आए, ये आप मान लें। अच्छा। क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ी हर्डल है वो इन लोगों की आपस की बंदर बांट है, एंड द ओनली फाइट इज फॉर रिसोर्सेज। आप माने या ना माने, आप देखेंगे कि आप जितने नाराज ग्रुप के लोग हैं, अगर इनको आप गाड़ियां देते हैं, इनको पार्लियामेंट्री पावर देते हैं, इनको मिनिस्ट्रियों के बराबर जो है ओहदे देते हैं, मेरे ख्याल में तमाम कंसर्न। अच्छा, लास्टली इसको कंक्लूड करते हुए लास्टली मुझे ये बताएं कि इस सारी सूरत हाल में मुश्ताक गनी जैसे लोग इतने एक्टिवली या इतने आउट इन दी ओपन नहीं आते रहे, पहले भी बड़े ठंडे से अपने ऑफिस के हद तक रहने वाले लोग थे, ये लोग भी अगर बाहर आ रहे हैं तो अब टेम्परेचर कितना बढ़ चुका है, अगर मुख्तसर करके आप बता सकें। देखिए, टेम्परेचर इंतहाई बढ़ा हुआ है। आप अली अमीन गंडापुर ग्रुप को देखें, लिटरली वो एक दूसरे को पार्लियामेंट्री जो ग्रुप है उसके अंदर गाली गलौज तक बात चली गई है। मुश्ताक गनी का एंगर या गुस्सा ये बता रहा है कि आप देखें स्पीकर हमारे जो है ना बाबर सलीम साहब उनके पास गए लेकिन वो नहीं माने। फिर यहाँ एक जो दूसरा ग्रुप था बैरिस्टर गौहर का, उसने जाके मिलना था, वो नहीं आए। तो अब देखें पार्टी में इंतहाई हद तक इख्तिलाफात है और इख्तिलाफात की मेन वजह शायद मेरे ख्याल में बंदर बांट है, अपने ओहदों के लिए स्ट्रगल है। आखिरी चीज़ जो ये देखिए, आपने अगर इमरान खान को रिहा करना है तो आपने अदालतों से रिलीफ लेनी है। अगर आपकी लीगल टीम रिलीफ नहीं ले सकी, आपकी पॉलिटिकल टीम रिलीफ नहीं ले सकी, आपकी टाइगर फोर्स रिलीफ नहीं ले सकी, अब आप अडियाला जेल को तोड़ के तो पार्टी के सरबराह को बाहर नहीं निकाल सकते। यू हैव टू गो टू सम एक्सटेंट। लेकिन मुझे एक चीज़ जो आखिरी है, इस्लामाबाद के अंदर कुछ डेवलपमेंट ऐसी नजर आती है कि मे बी जो तहरीक इंसाफ है दे आर लाइकली टू गो फॉर सम काइंड ऑफ अ कंसेंसस विद द फेडरल गवर्नमेंट। उसके बाद ही आप देखेंगे कि क्या जो है तहरीक इंसाफ कौन सी वाली, क्या वाकई पीटीआई के साथ पैचअप होता है या नहीं होता, ये मतलब हम देखना होगा बजट के बाद। ये सारी चीजें नहीं, कौन सी वाली पीटीआई, ये सोहेल अफरीदी वाली पीटीआई है, ये अलीमा खान वाली पीटीआई, गंडापुर वाली पीटीआई, कौन सी वाली पीटीआई जा रही है वफाक की तरफ? देखिए, मेरे ख्याल में खान साहब की जो फैमिली के लोग हैं उनका तो एक ही मोटिव है कि तमाम चीजें, आप चाहे वो जीबी का इलेक्शन था, चाहे वो कश्मीर का इलेक्शन होगा, चाहे वो सदारत है, चाहे वो वज़ीर-ए-आला-शिप है, वो एक इमरान खान की रिहाई के लिए जो है ना वो बिल्कुल फिक्स्ड होनी चाहिए, इसके अलावा बात ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो पार्टी के अंदर लोग हैं वो सियासतदान है, दे वांट टू डू पॉलिटिक्स। और जो चाहे आपने देखा, आपने यंग टीम को जो है वो हैंड ओवर की तमाम तर इख्तियारात केपी के अंदर, अब वो क्या कर रहे हैं, वो आराम से अपनी हुकूमत कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसा एग्रेसिव रोल तो नहीं आ रहा। क्यों जो है जाके सोहेल अफरीदी प्राइम मिनिस्टर से मिला, वो क्यों मिला JUIF चीफ से, वो क्यों मिल रहा है गवर्नर से, जब आपकी पार्टी का एक फैसला था कि आपने इन लोगों के साथ नहीं बैठना। तो मेरे ख्याल में या तो इसी पार्टी में तो फिर महमूद अचकजई को जो है वो बोला कि ये मुज़ाकरात लीड करेंगे, इसी पार्टी ने जो है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास को जो है वो मौका दिया कि वो इनके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन जाएं। तो इस पार्टी ने तो दरवाजे खोल दिए ना, वो तो चीज़ें पीछे रह गई कि हम किसी के साथ नहीं बैठेंगे। तो देखिए, मेरे ख्याल में उबैद एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है, जब तक आप एक पेज नहीं आएंगे, आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील नहीं करेंगे, ना आपका लीडर बाहर आएगा, ना आप इक़्तिदार में रह सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी ओपन सीक्रेट नाउ। इसमें कौन सी ऐसी ढकी छुपी बात है? ये लोगों को जो इस वक्त एक नैरेटिव बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये बड़े आप ये कह रहे हैं कि वो जरा रियलिटी लाने वाले हैं, ये मेरे ख्याल से जस्ट नैरेटिव। मेरे ख्याल में आई डोंट थिंक देयर इज एनी रियलिटी। अब आपका वोटर भी जा चुका है। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानने में इंटरेस्टेड हूँ, वो जो 35-40 का ग्रुप था उसका कोई नंबर बढ़ा है, घटा है, कहाँ है इस वक्त, क्या नंबर है? अफरीदी का क्या नंबर है और गंडापुर का क्या नंबर है? देखिए, मेरे ख्याल में 20-25 लोग हैं जो कि शायद शामिल हैं मुश्ताक गनी के ग्रुप में, और दे आर वेरी मच डिसअपॉइंटेड कि उनको वजारतें नहीं मिली, और उनका नैरेटिव अब ये है कि हम इमरान खान की रिहाई के अलावा कोई बात नहीं करेंगे। दिस इज द नैरेटिव। और यही नैरेटिव गंडापुर साहब का भी है। 8-10-12 लोग उनके साथ होंगे, मे बी आप 30-35 या 40 का फिगर मिला लें। लेकिन अगर इनके साथ देखें, मैं समझता हूँ कि जो 20 नाराज अरकान है मुश्ताक गनी वाले, इनके साथ तो आप डील कर सकते हैं, क्योंकि इनको अगर आप ओहदे देंगे, इनको आप बरात देंगे, तो मे बी दे आर लाइकली टू सपोर्ट। लेकिन
क्या हम ये समझें कि वो हुकूमत के अंदर या असम्बली के अंदर जाके अपोज करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने देखा कि आज जो टोन है मुश्ताक गनी की, वो यही कह रहे हैं कि जी हम पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम तो सच बात कर रहे हैं, हम तो हकीकत बात कर रहे हैं। फिर एक और चीज़, अगर थोड़ा सा खतरा जो महसूस हो रहा है इस वक्त सुहेल अफरीदी को, तो उन्होंने जाके अपोजिशन के साथ भी हाथ मिला लिया। आप देखें JUIF की जो लीडरशिप उधर हुआ क्या है, उधर से क्या यकीन दहानी हुई है, मांगा क्या है और मिला क्या है? जी आप सवाल तो मैं कह रहा हूँ वो जो JUI के साथ मुलाकात हुई, मांगा क्या और मिला क्या? देखें उबैद, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे यहाँ शायद लोग समझते हैं कि जो पार्टी हुकूमत में होती है वो मराद लेती है, लेकिन आप देखें अपोजिशन के जो पार्लिमानी लीडर होते हैं, जो अपोजिशन लीडर असम्बली के अंदर होता है, उसकी पावर्स इतनी ही होती हैं, उसकी मराद वही होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली आपके वज़ीर आला की हैं। तो सारी बात है JUIF वो सियासत कर रही है और इस वक्त आप देखें बिल्कुल कॉर्नर्ड है, वो सेंटर में उनके पास कोई रोल नहीं है, लेकिन प्रोविंस के अंदर, सूबे के अंदर वो बिल्कुल जो है वो सुहेल अफरीदी के साथ लेन देन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सुहेल अफरीदी की जो अपोजिशन है अली अमीन गंडापुर के साथ, अब वो DI खान के अंदर मौलाना फजल रहमान की पार्टी जाहिर है वो भी ज़रा एक मैसेजिंग हुई है बड़ा क्लियर मौलाना के साथ बैठने की। जाहिर है वो गंडापुर को बहुत शुक्रिया, हमने इन डिटेल इसको डिस्कस किया है। जाहिर सिराई साहब थैंक यू फॉर जॉइन प्रोग्राम से। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।